कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतज़ार किया है इस दिन का। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024। आपको पता ही है पूरे भारतवर्ष के, जिसको कहते हैं ना कि हुज हु, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां पे होंगे, सारे बड़े नाम। अब ज़ाहिर बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। दोस्तों, बहुत जतन, बहुत मेहनत, बहुत बलिदान, बहुत खून खराबा, बहुत श्रद्धा भाव से मंदिर बना है। हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को कि लोग क्यों इतने भावुक हो जाते हैं नाम सुनकर अयोध्या का। क्या भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतज़ार किया है इस दिन का। अब ज़ाहिर बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मज़हब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे ज़रा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मज़हब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। तार साहब, डू यू थिंक दिस इज़ अ चेंजिंग इंडिया? तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही है, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिशन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, वो उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकोनॉमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की 7.6% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो, इस पे जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच देके हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने, अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग द फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर।
अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर काज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया की, और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखना होता जाते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौक के मारी, उन्हें क्या पढ़ा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है, जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है, पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तो आलम सारे अरबी, डॉक्टर साहब ने पीएचडी अरबी की थी। और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कुछ तरक्की वाले पासे जाओ। बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो मुझे, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अमंग बोथ कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं बात उसकी भी करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब, जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं 300 जंगे करने के लिए तैयार हैं। आप सुबह उठ के एक सिग्नल भेजते हैं, शाम को दूसरा सिग्नल भेजते हैं, लेकिन एक खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर, कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहनीय है, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मांगा है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं हाफिज सईद साहब के। लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले ही 550 साल का इंतजार कर चुके हैं, कुछ और दिन इंतजार करना है। उनके इस बयान की चर्चा अब पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने इस मुद्दे को लेकर विदेश मामलों के एक्सपर्ट साजिद तरार से बात की। कमर चीमा ने साजिद तरार से पूछा कि क्या ये बदलता भारत है। इस पर उन्होंने कहा कि देश तभी तरक्की करता है जब एक पार्टी सत्ता में मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी राष्ट्रवादी होगी तो ही तरक्की होगी, अगर वो भ्रष्ट निकली तो देश बर्बाद भी हो जाता है। अपनी बातचीत में उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट चाहते हैं और उनका फॉर्मूला फिट भी है, क्योंकि भारत ने तरक्की भी की है। साजिद तरार ने कहा कि क्योंकि ये साल इलेक्शन वाला है, इसलिए मंदिर के मुद्दे से वो फायदा लेना चाहते हैं, चाहे वो अयोध्या में हो या अबू धाबी में हो। साजिद तरार ने कहा कि हम मुस्लिम जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन सच बात है कि आक्रांता आए थे जिन्होंने कई मंदिरों को मस्जिदों में बदला। ये अकेले बाबरी मस्जिद का मसला नहीं था। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति देख लीजिए, जिस तरह वो ग्लोबल साउथ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे वो हथियार बना रहे हैं और जिस तरह वो अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये उनकी सुपर पावर बनने की ओर कदम को दिखाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय कामयाब है, यूएई में भारतीयों को देख लीजिए, उनका डायस्पोरा मजबूत है, जिस कारण अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, साथ ही न्यू जर्सी में भी मंदिर बन रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद जहां देश भर में उल्लास थे, वही पाकिस्तान को इससे
मिर्ची लगी थी। पाकिस्तान के बरबोले पूर्व मंत्री शेख रशीद से लेकर विदेश मंत्रालय तक से बयान जारी कर इसकी निंदा की, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया था। भारत ने दो टूक कहा था कि आखिर एक ऐसे मुल्क से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपने देश में अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करता है।